हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन। द्विनिषेचन और त्रिक संलयन को पढ़ने से पहले एक डायग्राम हम लोग क्लियर कर लेते हैं जो हमने पूर्व में पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है ये जायांग का ये वाला जो है डायग्राम, यहाँ देखिए। ये हमने जायांग का जब देखा तो इसमें हमने देखा यहाँ पर अंडाशय है, और अंडाशय के अंदर हमने देखा भ्रूण कोश के अंदर क्या क्या होती हैं। सहायक कोशिका के साथ अंड कोशिका, बीच के अंदर ध्रुवीय कोश केंद्रक और ऊपर की तरफ होती है प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। तो ये जो है बीच में भ्रूण कोश है, उसको मैंने यहाँ पर बनाया है, देखिए यहाँ पर। तो द्विनिषेचन है क्या, तो उसको हम समझते हैं। तो निषेचन अगर हम बात करें निषेचन क्या होता है, तो निषेचन जब है नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन होता है तो उसे हम निषेचन कहते हैं। लेकिन द्विनिषेचन क्या है, तो द्विनिषेचन ज़्यादातर अनावृत बीजी पादपों में पाया जाता है, और अनावृत बीजी की ये विशेषता होती है कि उसमें क्या होता है, द्विनिषेचन होता है। अब ये द्विनिषेचन क्या है उसको हम विस्तार से समझते हैं। तो पहले मैंने आपको अभी चित्र दिखाया, तो अभी मैंने आपको भ्रूण कोश का छोटा सा डायग्राम दिखाया, तो मैंने उसको विस्तार से बना दिया है, तो यहाँ आपको क्लियर होगा। ये एक भ्रूण कोश का आप देख रहे हैं डायग्राम, इसमें ये निभागीय छोर है, ये बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार वाला छोर है। यहाँ ऊपर की तरफ निभाग की तरफ हमें पता है क्या होती है, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, और यहाँ पे बीजांड द्वार के पास में क्या होती है, एक अंड कोशिका, जो मैंने यहाँ पे आपको ब्रैकेट में रेड कलर से शो किया है, और उसके साथ में दो होती हैं सहायक कोशिका, बीच में क्या होती है, ध्रुवीय केंद्रक होता है। अब देखिए द्विनिषेचन में होता क्या है, तो हमें पता है जब यहाँ पर निषेचन होता है और पराग नलिका बनती है, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, यहाँ देखिए। जब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब परागकण आए वर्तिका के ऊपर और वर्तिकाग्र के ऊपर, और ये वर्तिका के अंदर से प्रवेश कर रहे हैं, और कहाँ पहुँच रहे हैं, प्रवेश करके अंदर जब अंडाशय में प्रवेश किया उन्होंने, तो यहाँ देखिए भ्रूण कोश में ये पराग नलिका प्रवेश कर रही है। तो हमें पता है कि एक पराग नलिका के अंदर कितने, दो नर युग्मक होते हैं। तो इस पराग नलिका के अंदर जो है दो नर युग्मक प्रवेश करते हैं। अब इनका संलयन कैसा होता है वो हम देखते हैं। तो जो पहला नर युग्मक है, यहाँ पर देखिए, पहला जो नर युग्मक है संलयन, उसका संलयन किसके साथ होता है, अंड कोशिका के साथ। जब ट्यूब फॉर्म में आया तो पहला संलयन किसके साथ हुआ, अंड कोशिका के साथ, ठीक है। जो पहला हुआ और उससे एक नर युग्मक प्लस ये जो है अंड कोशिका, इन दोनों का संलयन हुआ, और नर युग्मक और एक अंड कोशिका के जो संलयन है उससे क्या बना, युग्मनज, जिसे हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। नर युग्मक अंड कोशिका, इनके दोनों संयोजन से क्या बना, युग्मनज, ठीक है। और जो दूसरा नर युग्मक आया, उसने प्रवेश किया और उसने संलयन किया ये द्वितीय केंद्रक के साथ। जो दूसरा नर युग्मक आया उसका संलयन किसके साथ हुआ, द्वितीय केंद्रक, जिसे हम कहते हैं द्वितीय केंद्रक। ये वाला जो पोर्शन है, ये देखिए, ये द्वितीय केंद्रक है, उसके साथ उसने संलयन किया, ठीक है। और वहां पर उसने बनाया भ्रूण पोष। यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, भ्रूण पोष का। देखिए फिर से समझिए, ये देखिए, एक नर युग्मक आया, उसका संलयन किसके साथ हुआ, अंड कोशिका के साथ। जब अंड कोशिका के साथ संलयन हुआ तो क्या बना, युग्मनज, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं।
दूसरा नर युग्मक जो है वो आया, उसने संलयन किया द्वितीय केंद्रक के साथ। द्वितीय केंद्रक के संलयन के करने की वजह से द्वितीय जो केंद्रक है उसके साथ संलयन होने से वहाँ पे क्या बना, भ्रूण पोष। अब इसको हम यहाँ से समझते हैं। ये देखिए, नर युग्मक का संलयन किसके साथ हुआ, अंड कोशिका। ये नर युग्मक भी क्या था, अगुणित, और अंड कोशिका भी क्या थी, अगुणित। नर युग्मक और अंड कोशिका के संलयन से क्या बना, युग्मनज, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। और इससे आगे क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। तो ये जो युग्मनज है ये कैसा होगा, द्विगुणित। समझ में आ रहा है, अगुणित, अगुणित का संलयन हुआ यानी नर युग्मक, और ये अंड कोशिका, उन दोनों का संलयन होने से क्या बना, युग्मनज। और ये युग्मनज कैसा है, द्विगुणित। ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा नर युग्मक, उसका संलयन किससे के साथ हुआ, इसके साथ। ये जो है मध्य में ध्रुवीय केंद्रक जिसे हम कहते हैं, या द्वितीय केंद्रक जिसे हम कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियर। तो ये द्वितीय केंद्रक या ये जो ध्रुवीय केंद्रक है इसके साथ संलयन करके क्या बनाया, भ्रूण पोष। तो दूसरा नर युग्मक के संलयन किसके हुआ, द्वितीय केंद्रक के साथ, और वहाँ क्या बना, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है। अभी मैं बताऊंगी इसको त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष क्यों कहते हैं। तो यहाँ देखिए, नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक, ठीक है, ये क्या है, अगुणित, और द्वितीय केंद्रक, यहाँ दो है ना, दो केंद्रक है, दो केंद्रक है, एक दूसरा, तो उसको हमने क्या लिखा, 2n। जब n और 2n का संलयन हुआ तो क्या बना, 3n। ये 3n यानी त्रिगुणित। इसलिए जो भ्रूणपोष का निर्माण हुआ वो कैसा हो गया, त्रिगुणित। ठीक है। अब इसे समझते हैं हम लोग कि इसको द्विनिषेचन क्यों कहा जाता है। इसको द्विनिषेचन, इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन इसलिए कहा जाता है कि एक नर युग्मक का संलयन किसके साथ हुआ, अंड कोशिका के साथ, और दूसरे नर युग्मक का संलयन किसके साथ हुआ, ध्रुवीय केंद्रक के साथ। यहाँ पर निषेचन कितनी बार हो रहा है, एक और दो बार। एक बार से बना युग्मनज और दूसरे से बना भ्रूणपोष, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, द्वितीय निषेचन। क्योंकि यहाँ निषेचन की प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जा रही है, हो रही है दो बार। ठीक है, क्योंकि दो नर युग्मक है और निषेचन की प्रक्रिया कितनी बार हो रही है, दो बार। एक बार जो है नर युग्मक का संलयन हो रहा है अंड कोशिका से, वहां बन रहा है युग्मनज, और दूसरा नर युग्मक का संलयन हो रहा है द्वितीय केंद्रक से, जहां बन रहा है भ्रूणपोष। इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, द्विनिषेचन। तो यहाँ देखिए, ये नर युग्मक था, ये कैसा है, अगुणित। अंड कोशिका ये वाली, ये कैसे थी, अगुणित। जब इन दोनों का संलयन हुआ तो क्या बना, युग्मनज, और ये युग्मनज कैसा है, द्विगुणित। ठीक है। यहाँ पर ये जो है अंड कोशिका और नर युग्मक आएगा, हमने कहा ना वर्तिकाग्र पे जो है क्या बने, परागकण गिरे और से पराग नलिका के साथ नर युग्मक प्रवेश करेंगे। तो पहले का संलयन हुआ अंड कोशिका से, जिससे बना युग्मनज, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन कहते हैं। ठीक है। इस प्रक्रिया को प्रथम निषेचन या एक्चुअल जो निषेचन है, हम बोलते हैं ना नर और मादा युग्मक का संलयन, तो वो वाला निषेचन जो है वो एक्चुअल में ये वाला है, जहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है, युग्मनज का, यानी जाइगोट का, जो आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनाएगा। अब देखिए, जो दूसरा वाला है वो यहाँ से प्रवेश किया और द्वितीय जो केंद्रक है ना, ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक है, उसके साथ संलयन करेगा और वहां पर बनाएगा द्विगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस है ना। और वहां से जो है नर युग्मक आया तो ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन करके, यहाँ आपको मैंने स्पष्ट किया है नर युग्मक कैसा है, अगुणित, और फिर द्वितीय केंद्रक कैसे है, 2n, क्योंकि दो केंद्रक है यहाँ पर, दो, तो इनके संलयन से क्या बना, त्रिगुणित भ्रूणपोष। ठीक है, क्या बना, त्रिगुणित भ्रूणपोष।
और जब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नर युग्मक और दो द्वितीय केंद्रक का संलयन हो रहा है, और उससे क्या बन रहा है, द्विगुणित भ्रूणपोष। तो इसको कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। सॉरी, ये जो है ये है द्विगुणित भ्रूणपोष। लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक न्यूक्लियस इसकी अंड कोशिका की और यहाँ पे ध्रुवीय कोशिका के दो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक फ्यूजन ये और ये, तो यहाँ पर कितनी बार फ्यूजन हुआ, 3 बार। न्यूक्लियस का जो फ्यूजन है वो कितनी बार हुआ, 3 बार। यहाँ जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे एक नर युग्मक क्या अगुणित और द्वितीय केंद्र कैसे है, 2n। और जब इनका संलयन हुआ तो क्या बना, 3n, जो क्या है त्रिगुणित भ्रूणपोष। यानी एक केंद्रक इसका, 2 केंद्रक इसके। तो यहाँ 3 केंद्रक का जो है संलयन हो रहा है, और 3 केंद्रों के संलयन के कारण यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रक्रिया हुई है वो क्या हुई है, त्रिक संलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन। एक ही न्यूक्लियस यहाँ 2, तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है और उससे बनते हैं भ्रूणपोष। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन और त्रिक संलयन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन इंग्लिश में बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। कि डबल फर्टिलाइजेशन और 2 बार निषेचन भी हुआ, और त्रिक जो है त्रिक संलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन, यहाँ पे ये ट्रिपल फ्यूजन भी हुआ है। अब है ये जो है त्रिक निषेचन, इसका क्या महत्व है। तो इसका महत्व ये है कि भ्रूणपोष में, इसमें जब ये भ्रूणपोष का निर्माण होता है, नर युग्मक और द्वितीय केंद्र के संलयन से जो भ्रूणपोष का निर्माण हुआ है उसमें पैतृक और मातृक गुणसूत्र होने के कारण ये संकरोच प्रदर्शित करता है। यानी हमने यहाँ देखा, यहाँ पे नर युग्मक और द्वितीय केंद्र यानी ये मादा का जो भाग है उस दोनों के ही गुण उसमें होंगे, इसलिए संकर यानी दोनों का मिश्रित लक्षण उसमें पाए जाएंगे। तो दोनों के मिश्रित लक्षण, तो आने वाले जो है, आने वाली संतति है उसमें दोनों के यानी जो माता के और पैतृक जो है दोनों उसमें गुण हो, वो प्रदर्शित करेगा। फिर है भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब ये जो भ्रूणपोष बना है, तो यहाँ पर जो ये भ्रूण आगे युग्मनज से जो भ्रूण बनेगा, इस भ्रूणपोष से वो सारा अपना पोषण लेगा। तो यहाँ भ्रूणपोष जो है वो क्या करेगा, विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके साथ ही इसे जीव द्रव्य के पुनर्विन्यास और नवीनीकरण होता है। जब यहाँ पर जब निषेचन हो जाएगा और यहाँ पर भ्रूणपोष का निर्माण होता है, तो यहाँ पे जो है हम बात करें जीव द्रव्य, तो वो जीव द्रव्य में भी क्या होता है, पुनर्विन्यास और नवीनीकरण हो जाता है। फिर है भ्रूणपोष में भ्रूण के पोषण हेतु आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। ये जो भ्रूणपोष है, हमने कहा कि ये क्या है, भ्रूण के जो है उसकी पोषण के लिए सहायक होता है। तो उसमें सारे ही पोषक तत्व होते हैं जो एक भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, तो वो उसके विकास में भी सहायक रहता है। तो अभी हमने पढ़ा द्विनिषेचन, त्रिक संलयन और द्विनिषेचन के महत्व। तो द्विनिषेचन के महत्व हमने पढ़े कि इसमें दोनों मात्रा और जो पैतृक और मातृ गुणसूत्र होते हैं प्रदर्शित करते हैं, के कारण संकरोच प्रदर्शित करता है। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, और भ्रूणपोष में भ्रूण के पोषण हेतु आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। इसमें जीवद्रव्य का पुनर्विन्यास एवं नवीनीकरण होता है। अब हम देखते हैं द्विनिषेचन तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं भ्रूणपोष। तो अभी हमने जो देखा भ्रूणपोष हमें पता ही है किसके निर्माण से होता है, नर युग्मक और जो केंद्रक जो है हमारे जो यहाँ पर हमने देखा अभी
ये वाला ध्रुवीय केंद्रक है ना, ध्रुवीय केंद्रक और नरयुग्मक के संलयन से क्या बना, भ्रूणपोष। अभी यहाँ पे मैंने बताया आपको नरयुग्मक और द्वितीयक केंद्रक, इनके संलयन से क्या बना था, भ्रूणपोष। ठीक है, और ये भ्रूणपोष जो कैसा होगा, त्रिगुणित होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो भ्रूणपोष है ये आवृतबीजीय पादपों में त्रिक संलयन द्वारा जो है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। ये अभी मैंने बताया आपको, त्रिक संलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा क्या बना है, भ्रूणपोष। ठीक है, जो कैसा है, त्रिगुणित है। अब इसकी खास बात देखिए कि आवृतबीजीय पादपों में जो ये भ्रूणपोष का निर्माण है वो कब होता है, निषेचन के दौरान होता है। अभी यहाँ पर देखा कि यहाँ पे जो निषेचन की प्रक्रिया हो रही थी तभी किसका निर्माण हुआ, भ्रूणपोष की। और अनावृत बीजीय पादपों में यानी जिम्नोस्पर्म में ये इसका जो निर्माण है भ्रूणपोष का किस में होता है, निषेचन से पूर्व ही हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आवृत बीजीय पादप यानी एंजियोस्पर्म है ना, एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष का निर्माण कब होता है, निषेचन के दौरान होता है। भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के दौरान होता है। और अनावृत बीजीय पादपों में यानी जिम्नोस्पर्म में निषेचन से पूर्व होता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भ्रूणपोष का निर्माण एंजियोस्पर्म में निषेचन के दौरान और जिम्नोस्पर्म में निषेचन से पूर्व भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब देखिए, अभी हम दो टर्म्स पढ़ चुके हैं। एक है, अभी देखिए दो टर्म हम पढ़ चुके हैं, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइए। भ्रूणकोश तो मैं हमेशा सिखानी है अपनी क्लास में, जब भी सिखाती हूँ या पढ़ाती हूँ तो मैं बोलती हूँ दोनों टर्म्स को आप ब्रेक कर दीजिए। भ्रूण को अलग कीजिए, कोश को अलग। अगर हम इनको पृथक करते हैं, दोनों को अलग करते हैं, तो ये क्या हो गया, भ्रूण कोश, और ये क्या हो गया, भ्रूणपोष। अभी हम पढ़ रहे हैं भ्रूणपोष। तो भ्रूणकोश यानी भ्रूण जो जिस कोश या हम बोल सकते हैं जिस ब्रैकेट में रहता है ना, उसको हम बोल सकते हैं भ्रूणकोश। अब भ्रूणपोष जिससे भ्रूण को क्या मिल रहा है, पोषण। ठीक है, जहां से भ्रूण को पोषण मिलेगा वो क्या है, भ्रूणपोष। तो कंफ्यूज ना हो, भ्रूणकोश। तो ये जो अभी हमने ये वाला डायग्राम देखा, ये पूरा ये वाला क्या है, भ्रूणकोश का डायग्राम है। और भ्रूणपोष कब बनेगा, जब ये ध्रुवीय केंद्रक और नरयुग्मक का संलग्न होगा। तो यहाँ पे जो है जीव द्रव्य के अंदर किसका निर्माण होगा, भ्रूणपोष का। शायद ये दोनों टर्म्स भी आपको क्लियर हो गई हो कि कंफ्यूज नहीं होना कि भ्रूणकोश बार बार आ रहा है और पोष, क्योंकि उच्चारण में और सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों भिन्न हैं। और कैसे आप याद रखोगे वो भी मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है। अब है ये भ्रूणपोष के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे इनका विकास होता है, विकास के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है केंद्रीय भ्रूणपोष। केंद्रीय भ्रूणपोष में क्या होता है कि भ्रूणपोष परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक स्वतंत्र केंद्रीय विभाजनों द्वारा अनेक केंद्रों का निर्माण करता है और इन केंद्रों के बीच में भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ये केंद्रक परिधि पर विन्यास हो जाते हैं और मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। इसको आपको डायग्राम से मैं समझाती हूँ तो क्लियर होगा। पहले इसको हम रफ में समझ लीजिए। अब यहाँ देखिए, ये एक कोशिका है और उसमें अगर केंद्रक है और केंद्रक का जब विभाजन हुआ तो ऑब्वियस है कि उसमें भित्ति का निर्माण होता है। पर यहाँ पर केंद्रक का निर्माण हो गया लेकिन यहाँ पे कोई भित्ति नहीं बनती है। ठीक है, तो यहाँ इसका डायग्राम देखिए, ये देखिए यहाँ पर। तो इसमें क्या है, इसमें भ्रूणपोष का जो है ये भ्रूणपोष, उसके केंद्रक जो है उसमें केंद्रीय विभाजन द्वारा अनेक केंद्रक बन जाते हैं। ये बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं और ये जो केंद्रक हैं इनमें आप देख रहे होंगे ये जो केंद्रक है इनके बीच में कोई भी दीवार नहीं है और ये सारे जो हैं एक परिधि की तरफ है ना, केंद्रक जो है पूरे इस परिधि की तरफ अरेंज हो गए हैं, यहाँ विन्यासित हो गए हैं
और बीच में क्या बन गई, एक बड़ी सी रिक्तिका बन गई है। ये बड़ी सी एक रिक्तिका का निर्माण हो गया है। बाद में इन कोशिकाओं, जो ये कोशिकाएं आप देख रहे हैं, इन पे कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, लेकिन बाद में भित्ति का। पहले तो क्या होता है, ये जैसे मैंने बताया, ये हमारा था केंद्रीय भ्रूणपोष। यहाँ पर केंद्रक था, जो हमारी जो था ध्रुवीय केंद्रक था, उसके साथ नर युग्मक ने संलग्न किया और क्या बनाया, भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष के अंदर जो केंद्रक है, ये केंद्रक, इसका जब हमने कहा इसमें केंद्रक विभाजन हुआ, केंद्र विभाजन यानी इसके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। तो ये न्यूक्लियस का डिवीजन तो होता गया, लेकिन उसमें कोई वॉल नहीं बनी। ठीक है, इनमें कोई वॉल नहीं बनी, कोई भी भित्ति का निर्माण नहीं हुआ, और ये सब परिधि की तरफ चले गए हैं। यहाँ पर देखिए, अगर एक, शायद आपको दिख रहा होगा, इसको इस तरह समझिए, ये कोशिका है, इस कोशिका में केंद्रक है। तो यहाँ केंद्रक का विभाजन होने से केंद्रक तो बहुत सारे बन रहे, 1 के 2 हुए, 2 के 4 हुए, लेकिन उनमें कोई भित्ति नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार जो हमने अभी डायग्राम देखा, इसमें आप देख रहे हैं कि जो है केंद्रक बहुत सारे बन गए, ठीक है, ये सारे क्या हैं, भित्ति की तरफ अरेंज हो गए हैं, है ना। इनमें कोई जो है, इनमें कोई भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा है, और बीच में क्या, एक बड़ा सा रिक्तिका का निर्माण हो गया है। और इस तरह का जो विन्यास है वो आप देख सकते हैं, जो इसका उदाहरण है, ये जो है वो है नारियल पानी। तो कई सारे जो आवृतबीजीय होते हैं, लगभग 56 यानी 56 जो % है, जो एंजियोस्पर्म बोल सकते हैं हम आवृतबीजी, उनमें ये केंद्रीय भ्रूणपोष पाया जाता है। नारियल का पानी भी जो है केंद्रीय भ्रूणपोष का ही उदाहरण है। इस भ्रूणपोष में एक द्रव्य भरा रहता है जिसमें असंख्य केंद्रक तैरते में रहते हैं, और इसे द्रव्य भ्रूणपोष भी कहते हैं। अब दूसरा है कोशीय भ्रूणपोष। कोशीय भ्रूणपोष के अंदर क्या होते हैं, इस प्रकार के भ्रूणपोष के परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र में प्रथम तथा इसके बाद के सभी विभाजनों के साथ ही कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। अभी मैंने आपको डायग्राम से समझाया, यहाँ पे कोशिका भित्ति नहीं थी, लेकिन अब जब यहाँ से जो डिवीजन होगा, दूसरा जो है कोशिकीय भ्रूणपोष है, तो यहाँ पर ये 2 कोशिकाएं बन गई, केंद्रक का विभाजन हो, उसके साथ कोशिका बन गई, फिर ये 4 का हुआ। ऐसे करके पूरी कई सारी कोशिकाएं का निर्माण हो जाएगा एक गुच्छ के रूप में, जिनमें क्या होगा, केंद्रक होगा। अभी मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि ये कैसा होगा। ये कुछ इस प्रकार का, तो आप देख रहे हैं यहाँ कई सारी कोशिकाएं का निर्माण हो चुका है ना। और ये सारे जितने भी केंद्रक हैं वो कोशिका भित्ति सहित है। तो यहाँ पे जो भी विभाजन हुआ है ना, यहाँ पे जो भ्रूणपोष के केंद्र में जो विभाजन हुआ, उन सभी विभाजनों के साथ यहाँ पे कोशिका भित्ति है। ये देखिए कई सारी कोशिकाएं भित्ति हैं, और ये प्रारंभ से लेकर अंत तक कोशिकीय ही रहता है। इसका उदाहरण है पिटूनिया और धतूरा। तीसरा जो है वो होता है माध्यमिक भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष में केंद्रीय तथा कोशिकीय दोनों प्रकार के भ्रूणपोषों का मध्यवर्ती रूप है। हम बोल सकते हैं कि दोनों टाइप का ही रहता है। अभी हमने 2 टाइप पढ़ चुके हैं, एक है कोशिकीय भ्रूणपोष और दूसरा था केंद्रकीय। तो केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों का मिला जुला भाग कह सकते हैं हम लोग माध्यमिक भ्रूणपोष को। इसके अंदर क्या होते हैं, प्राथमिक, क्योंकि दोनों क्रियाएं यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ केंद्रक होंगे जो भित्ति रहित रहेंगे और कुछ केंद्रक इसमें ऐसा बनेंगे जिसमें भित्ति रहेगी। तो देखते कहाँ पे कौन सा बनता है। तो यहाँ प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र के प्रथम विभाजन के पश्चात भित्ति निर्माण होता है, जिससे एक बड़ी और एक छोटी कोशिका बनती है। निभागीय छोर वाली कोशिका केंद्रक में मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं, जिनके बीच कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। और जो अन्य द्वार की तरफ स्थित बड़ी कोशिकाओं में केंद्रीय विभाजन
और भित्ति का निर्माण साथ साथ होता है। तो यहाँ देखिए जब पहले केंद्र का विभाजन हुआ, ये देखिए, तो 2 कोशिका बन गई, ये 2 कोशिका बन गई, ठीक है। और 2 कोशिका के बाद में जो निभाग की तरफ है, ये यहाँ सारे मुक्त केंद्रक दिख रहे हैं आपको, यहाँ भित्ति नहीं है, लेकिन जो यहाँ बीजांड द्वार की तरफ जो है वहाँ पे ये भित्ति का निर्माण हो गया है, ये भित्ति का निर्माण हो गया है साथ के साथ में। तो बाद में ये कोशिकीय हो जाता है, लेकिन जो पहले है यहाँ पे देखेंगे आप, जो पहले हैं निभाग की तरफ सारे जो केंद्रक है वो मुक्त है, और नीचे की तरफ जो हैं वो कैसे हैं, उनमें भित्ति युक्त है। और इस तरह का जो है वो पाया जाता है हैलोबिल गण के सदस्य के अंदर। अब हम देखते हैं भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है। तो भ्रूणपोष का जो कार्य है वो है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। जो भी प्रारंभिक अवस्था होगी भ्रूण परिवर्धन में, तो उसको पोषण प्रदान करता है ये। और भ्रूणपोष की कोशिकाओं में जो है क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन होता है, जो एक परिवर्धन, भ्रूण के परिवर्धन में बहुत सहायक रहता है। फिर हमने जो है भ्रूणपोषी बीज जो होते हैं, आगे जाके जब बीज बनेगा इनमें से, तो बीज में बीजांकुरण के समय भ्रूणपोष जो होते हैं नवोभूत के भोजन प्रदान करता है। तो छोटा सा पौधा, कई कई बीजों के अंदर क्या भ्रूणपोष रह जाता है, जब भ्रूण बन चुका होता है तो उनमें जो है कहीं ना कहीं भ्रूणपोष रह जाता है। तो जब अंकुरण होने के बाद जब नया नया पौधा बनता है तो उसके पोषण में ये भ्रूणपोष सहायक रहता है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा फिनिश होता है। थैंक यू।